अब्दुल नबी हसन जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, हम सबने गाना तो सुना हुआ है ना, वो बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा क्यों भतीजा। तो अभी ये चाचा भतीजा की आपस की लड़ाई है। इसमें वैसे तो हमारा बोलना बनता नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने अपना पक्ष रखने के लिए हमें आज न्योता दिया है, तो इसलिए हम अपना पक्ष रखेंगे। और हमारा पक्ष ये है कि इसमें हमारा कोई पक्ष ही नहीं है, हम तो ब्रॉड माइंडेड पार्टी हैं। पूरे दिल से सबका स्वागत करते हैं। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहे उसका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी मोदी जी के नेतृत्व में 2024 की लड़ाई लड़ना चाहे उसका स्वागत है। जो भी देश भर में भगवा लहराना चाहे उसका स्वागत है। और जो भी इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी की मुहिम में कंधे से कंधा और हाथ से हाथ मिलाना चाहे उसका स्वागत है। आज अजीत जी आए हैं, हो सकता है कल शरद जी भी आ जाए। हम तो बड़े दिल से सबका स्वागत कर रहे हैं। हमारा तो इसमें कोई पक्ष विपक्ष है नहीं, क्योंकि हम देखिए, हमने आपका पक्ष नहीं है फिर ये मरोड़ा हो तो हमारी कोई गलती हो। आपका पक्ष नहीं है फिर भी सभी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तगड़ी रणनीति। लेकिन आशीष साहब, एक बात तो मानी जाएगी ना, जो राम भाऊ साहब कह रहे हैं, राम भाऊ साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है सब कुछ। तो सर, मैं सिर्फ आपसे एक बात कह रहा हूं, जिन लोगों को अभी भी आंकड़ों पे डाउट है, मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई आता है और भारतीय जनता पार्टी उसको डिप्टी सीएम बना देती है, तो क्या वो अपना होमवर्क नहीं किया होगा कि असल में इसके साथ कितने लोग हैं, कितनों का समर्थन है? क्या लगता है आपको, ये कोई लूडो का खेल चल रहा है क्या? लेकिन किसी ने आके कहा मुझे डिप्टी सीएम बना दो और उसको डिप्टी सीएम यूं ही बना दिया क्या? अब तो ये भी सियासी गलियारों में हलचल है, या फिर यूं कह लीजिए कि सुगबुगाहट है कि अब शिंदे साहब का भी खेल बिगड़ने वाला है। शिंदे साहब को किनारा कर देंगे आप, तो उनका काम हो गया। ना 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 ना, ये सिर्फ कुछ ऐसे लोगों ने भ्रांति फैलाने का काम किया है, जिनको महाराष्ट्र का विकास आगे अच्छा नहीं लग रहा और जिनको पता है कि अब आगे हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है, हमारे वजूद की लड़ाई है। इसलिए नवाब मलिक और उस जैसे संजय राउत जैसे कुछ ऐसे साथी हैं जो जबरदस्ती वो 1000 बूंद पानी में 1-2 बूंद काली स्याही के डाल के उसका रंग छुड़वाना चाहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी हकीकत नहीं है। इस तरह की कहानियां, राजनीतिक कहानियां और लोटपोट की कहानियां चुनावी माहौल में खूब आती नहीं। तो ऐसा तो नहीं होगा कुछ दिन के बाद हमें, आशीष साहब, ऐसा तो नहीं होगा अब हम देखेंगे कि कुछ दिन के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस ले रहे हो? ना ना, मतलब ही नहीं। देवेंद्र फडणवीस तो पहले भी ले सकते थे और एकनाथ शिंदे जी ने भी कभी उनसे नहीं कहा कि आप हमें बनाइए। ये दोनों का आपस में इंटरनल अरेंजमेंट था, ये पावर की लड़ाई नहीं थी, ये मान सम्मान की बात थी। है, एक एनसीपी के चाणक्य हैं शरद पवार, एक भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं शाह साहब, तो ये भी तो है ना। आप रणनीति कुछ ऐसी बनाई नहीं। मैंने तो अभी शरद पवार जी की मैंने आपको चाणक्य नीति समझा दी कि अगर वो चाणक्य होते तो उनके पैर तले कैसे सब निकल जाता। अजीत पवार जी कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले लेते और उन्हें पता भी ना चलता, और इतनी बड़ी चोट लगानी पड़ती कि अपने वर्किंग प्रेसिडेंट और अपने जनरल सेक्रेटरी को निकालना पड़ता। 53 में से 40 लोग टूट जाएं और वो कहे मुझे पता भी नहीं चलता। मैं अभी 43 मिनट पहले सुप्रिया सुले जी का आया है, मैं वो पढ़ रहा था। वो कह रही है कि जिस दिन ये डिसीजन हुआ अजीत पवार का, मैं उनके घर पे थी, मैं उनसे बात कर रही थी और बड़े अच्छे से बात हो रही थी। और बात करते करते कुछ विधायक आए तो मुझे लगा कि शायद वो इनसे मिलने आए हैं, मुझे क्या पता कि ये सब चल रहा है। अरे भैया, आप राजनीतिक पार्टी चला रहे हो और अगर आपको इतना ही नहीं पता, और पॉलिटिक्स को हिंदी में कहते हैं राजनीति, और राजनीति का संधि विच्छेद होता है राज जमा नीति, यानी राज करने की नीति बनाने को राजनीति कहते हैं। जिसको इतना भी नहीं पता वो क्या, खान साहब, आप लोगों को इतना ही नहीं पता राजनीति क्या होती है? दलों के नेताओं को आशीष साहब आइए जरा, क्या कह रहे हैं? जी सर, मैं इतना सा सिर्फ कहना चाहता हूं कि जब भी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान साहब कहते हैं कि एनसीपी शरद पवार, तो मुझे इनकी बात पे बिल्कुल हैरानी नहीं होती, क्योंकि ये उसी पार्टी के नेता हैं जो कहा करते थे इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। फिर इन्होंने कहना शुरू किया कांग्रेस इज कंट्री एंड कंट्री इज कांग्रेस।
तो आज ये अगर एनसीपी शरद एंड शरद इज एनसीपी कहें तो कोई हैरानी की बात नहीं, जबकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के एकदम विरुद्ध है। क्योंकि जब पार्टी है, पार्टी किससे बनी है? लेजिस्लेटर से बनी है। और अगर 53 में से 40 लेजिस्लेटर ये रिटर्न में दे देते हैं कि भाई हमारे नेता अजीत पवार हैं, तो एनसीपी इज अजीत पवार, इट इज नॉट शरद पवार एनीमोर। ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से ही कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ है। मुन्ना खान साहब, ये देखिए आशीष साहब की जो बात है उसमें थोड़ा दम एनसीपी का भी बेड़ा गर्क हो रहा है। बोलिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप बार बार शरद पवार जी को चाणक्य बोल रहे हैं पॉलिटिक्स का, तो मैं आपसे और आपके माध्यम से आपके व्यूअर से पूछना चाहता हूं, चाणक्य वो होता है जो चेस का खिलाड़ी हो, जिसको आने वाली चाल के बारे में भी पता चल जाए। यहां तो दुनिया जानती थी अजीत पवार जी की आहट हो रही है, लेकिन वो आंख बंद करके बैठे रहे, जानबूझ के या बेध्यानी में, इसका जवाब वो ही देंगे। फडणवीस जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि भाई हमें और अजीत को इकट्ठी गवर्नमेंट बनानी थी, तब जाके शरद पवार जी कहते हैं हाँ हमारी अंदर खाते बीजेपी से बात तो चल रही थी, वो सोए रहते हैं। और उसके बाद जब इतने दिन से इनकी अगर कोई ये इनको पता ही नहीं चलता कि इनका इतना विश्वसनीय साथी कब जाके किससे मिल रहा है, कब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की प्रोपोजिशन एक्सेप्ट कर रहा है, कब जाके अपने साथ गिने चुने हुए कौन 8 लोगों को शपथ दिलवा रहा है, तो काहे के चाणक्य हुए। और दूसरी बात, जिस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी सुनील तटकरे जी, जो कि महाराष्ट्र का एनसीपी चीफ थे, उनको भी हटा देना पड़ा, और प्रफुल्ल पटेल जी जो कि सांसद थे और वर्किंग प्रेसिडेंट थे, उनको भी हटा देना पड़ा। जो पार्टी अपने वर्किंग प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को हटाने पे मजबूर हो जाए, वो किस तरह के ढांचे पे चल रही है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसकी क्या अंदर से क्या उसके पास इनपुट्स आ रही हैं, कितनी सक्रिय है। आप देखिए आशीष साहब, मैं आप इन बातों का जो जिक्र कर रहे हैं वो ठीक है। देखिए क्या है, आपने सुना होगा, मैं माध्यम से बात करता हूं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अभी क्या उनके हाथ में कुछ बचा नहीं। बेचारे जो इतनी शानदार पार्टी चलाते थे और महाराष्ट्र में राजनीति के चाणक्य के रूप में जाने जाते थे, उनके पांव तले जमीन खिसक गई। उनको मालूम ही नहीं चला कि कब उनका इतना विश्वसनीय छोटा भाई, भतीजा, जो भी कह लीजिए, उनके हाथ से फिसल गया। और न सिर्फ फिसल गया, उसने पार्टी छोड़ी नहीं, उसने तो पार्टी तोड़ ही दी। अब वही हालत होने वाली है शायद जो उद्धव कैंप की हुई थी। अब हो सकता है आगे आगे ना इनके पास सिंबल रहे, ना पार्टी का नाम रहे। अब ये इनकी आपस की अंदरूनी लड़ाई है। जो एनसीपी बनेगा इन दोनों में से, अगर वो हमारे साथ जुड़ेगा तो हमारी तरफ से तो स्वागत है भाई साहब। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा आपको कि हमने कभी ये सर्टिफिकेट नहीं दिया कि वो भ्रष्टाचारी हैं या नहीं। आरोप प्रत्यारोप लगाना विपक्षी पार्टियों का काम है, वो सभी करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन आरोप सिद्ध करना या ना करना या वो डिक्लेयर करना, वो ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसी का काम है। और वो भले हमारे पास आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जांच एजेंसी अपना काम नहीं करेगी। जांच एजेंसी अपना काम करेंगी। आरोपी पाए जाएंगे, दोषी पाए जाएंगे, तो डेफिनेटली जैसे राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, किसी की भी हो सकती है। न्याय सबके लिए एक जैसा है। राहुल गांधी जी की तरह वो रोएंगे। इन पर पहले जांच चल रही होती है सीबीआई की या फिर ईडी की जांच चल रही होती है। भारतीय जनता पार्टी में अगर नहीं होते हैं तब जांच बाखूबी बड़ी तेज चल रही होती है। अगर जैसे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लें तो जांचें खत्म, पूरी तरीके से वो क्लियर हो जाते, साफ सुथरे हो जाते। बिल्कुल नहीं, मैंने यही आपसे पहले भी खंडन किया। ऐसा ही एक विरोध प्रदर्शन लेके ईडी और सीबीआई के मिसयूज को लेके 19 पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट गई थी। लेकिन उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको मुंह की खानी पड़ी जाके
जब उन्होंने कह दिया ईडी सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं और इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। देखिए, ना तो आप ईडी सीबीआई पे इतबार करें, ना आप जुडिशरी पे इतबार करें, ना आप ईवीएम पे इतबार करें। ये जो इनकी सोच है ना, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, जब ये कर्नाटका में जीत जाते हैं तो ये ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते, लेकिन अगर ये बाकी जगह हार जाते हैं तो ये ईवीएम पे सवाल उठाने लगते हैं। इस तरह से नहीं चलती है डेमोक्रेसी कि आपके मनपसंद फैसला आ जाए तो जुडिशरी ठीक, आपका मनपसंद फैसला ना आए तो जुडिशरी पपेट है मोदी के हाथ में। आज आप इनके पक्ष की बात करें तो ये कहते हैं, पक्ष की बात ना करें तो ये आपको भी गोदी मीडिया कह देंगे। ये तो इनकी सोच है कि जब आप ही लोग यही कह रहे हैं कि तो भाई जो लोग में खड़ा कर देते हैं जिनका, यानी कि शिंदे गुट के कई नेता नाराज है, तो बेचैनी तो शिंदे गुट में हो गई है ना, अब उनको कैसे संभालेंगे? जब भी किसी परिवार में जब भी किसी परिवार में कोई नया बच्चा भी आता है ना, तो कहीं ना कहीं कोई सुरसुराहट होती है, कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव होते हैं, कहीं ना कहीं कलह कलेश होता है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि यहाँ पे मतभेद हो कोई दिक्कत नहीं, मनभेद नहीं होने पाएंगे, क्योंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व बड़े आराम से उसको इतना सुलझा हुआ है कि इन चीजों को बड़े आराम से सुलझाने में समर्थ है। हाँ, ये कैसे, चिंता मत कीजिएगा। पहले जो महाराष्ट्र की सरकार थी, दो पहियों पे चल रही थी, जिसमें से एक फडणवीस साहब थे आने वाला और दूसरा शिंदे साहब थे, नहीं और अब है। उसमें तीसरा पहिया पवार साहब का जुड़ने से अब ये और ज्यादा मजबूत और ज्यादा सक्षम सरकार बन गई है, जिसको कोई विपक्षी हिला नहीं पाएगा। खुशामदीद, मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्पेशल प्रोग्राम। और आज बात दरअसल महाराष्ट्र के सियासी उलटफेर की करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी पर कब्जा आखिर किसका होना है, इसकी आज की तारीख में ये एक तरीके से तय होने वाला है, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद एक अहम बैठक होने वाली है। इनफैक्ट 11 बजे दोनों ही गुट, शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट में एक अहम बैठक होनी है, और इस बैठक को एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है। दरअसल एनसीपी चीफ शरद पवार की बगावत अब अगले दौर में पहुंच गई है। अब शरद पवार और अजीत पवार दोनों गुट अपने आप को असली एनसीपी बता रहे हैं। एनसीपी किसकी यह तय हो, इससे पहले दोनों गुटों ने आज अलग अलग बैठक बुलाई है। इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि आज की बैठक से साफ हो जाएगा कि अजीत पवार को कितने विधायकों का समर्थन है, या फिर शरद पवार के साथ कितने अभी विधायक शामिल हैं। इसके साथ ही एनसीपी के भविष्य का भी फैसला तय हो जाएगा। अजीत पवार गुट भले ही 40 विधायकों के समर्थन की बात कर रहा हो, लेकिन पार्टी के विधायक 3 गुटों में बंट चुके हैं। एक गुट अजीत का, दूसरा गुट शरद का, और जबकि विधायकों का एक धड़ा ऐसा भी है जो अभी अगर मगर की स्थिति में है, फंसा हुआ है, और यह फैसला नहीं कर पा रहा है कि जाए तो जाए कहां, अजीत के साथ जाएं या फिर शरद पवार के साथ जाएं। यह कश्मकश की स्थिति कुछ विधायकों में है। बताया यह भी जा रहा है कि अजीत पवार के पास अभी 24 विधायकों का समर्थन है, जबकि शरद पवार के पास 14 विधायकों का समर्थन हासिल है, जबकि 15 ऐसे विधायक हैं जो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, यानी कि किसी भी गुट में जाने का फैसला उन्होंने नहीं किया है। एनसीपी अजीत पवार की गुट की तरफ से मुंबई में रिएक्शंस जारी हैं। अनिल पाटिल ने दावा किया है कि अजीत गुट के पास कम से कम 40 विधायकों का समर्थन है। आज अहम बैठक के जरिए अजीत पवार का गुट अपनी ताकत को दिखा सकता है। वहीं शरद पवार ने भी एक अहम बैठक बुला ली है, जिसके जरिए वो अपनी ताकत का एहसास कराने वाले हैं। बताया यह भी जा रहा है कि विधायकों की बैठक के बाद अजीत पवार गुट आज चुनाव आयोग पहुंच सकता है। माना यह भी जा रहा है कि अजीत गुट एनसीपी के नाम पर पार्टी सिंबल का दावा कर सकता है। वहीं शरद पवार की ओर से चुनाव आयोग में कैविएट याचिका फाइल की गई है। शरद पवार की गुट की ओर से कहा गया है कि चुनाव आयोग कोर्ट भी फैसला करने से पहले उनकी बात को सुने। साथ ही शरद पवार गुट ने शिंदे सरकार में शपथ लेने वाले 9 मंत्रियों की जानकारी भी चुनाव आयोग को दे दी है। एनसीपी ने चुनाव आयोग को यह कहा है कि उन नेताओं को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि पार्टी के लाइन से हटकर उन्होंने यह फैसला लिया।
अजीत पवार ने 3 साल और 7 महीने में अपने चाचा एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से दूसरी बार यह बगावत की है। अजीत पवार ने 23 नवंबर 2019 की तरह 2 जुलाई 2023 को भी राजभवन पहुंचकर अचानक से डिप्टी सीएम की शपथ ले ली। पिछली बार शरद पवार ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया था और भतीजे अजीत की बगावत को 48 घंटे के भीतर ही विफल कर दिया था। इसके बाद अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था और वो चाचा के खेमे में वापस भी लौट आए थे। लेकिन इस बार बगावत अपने अगले दौर में पहुंच चुकी है। अजीत पवार ने 2 जुलाई को चाचा शरद पवार से बगावत की और महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में वो शामिल हो गए। उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ले ली। उनके साथ एनसीपी के 8 विधायकों ने भी शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ ले ली। इसके बाद शरद पवार एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने अजीत पवार के साथ बगावत करने वाले तमाम नेताओं को एनसीपी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने स्पीकर से अजीत पवार और 8 मंत्रियों को अयोग्य घोषित करने की भी मांग कर दी थी। और अब इन सब के बीच आज दोनों ही गुट, अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट, अलग अलग जगहों पर बैठक कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, जो अब से कुछ देर बाद एनसीपी में गुटबाजी को लेकर दोनों ही खेमों ने अलग अलग जगह पर बैठक बुला ली है। एनसीपी के दोनों ही खेमों ने बैठक बुलाई है। शरद पवार अभी प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, अपने जितने भी प्रतिनिधि हैं उससे मुलाकात करने वाले हैं। अजीत पवार एमपी, एमएलए और एमएलसी के साथ मीटिंग करने वाले हैं। और अभी तक जो खबर निकलकर सामने है उसमें कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि कई विधायक पहुंच गए हैं, एमएलसी भी पहुंच गए हैं अजीत पवार की जो मीटिंग है वहां पर। और इसके अलावा शरद पवार गुट की अगर बात की जाए तो वहां पर अभी शरद पवार पहुंचे नहीं है, लेकिन वहां पर भी जो अलग उनकी बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है, वहां पर भी लोगों का जमावड़ा नजर आ रहा है। लेकिन अभी क्लियरिटी नहीं है कि कौन किसके पाले में पहुंच रहा है, क्योंकि यह भी माना जा रहा है कि एनसीपी के शक्ति परीक्षण से पहले 2 विधायक पाला बदलकर शरद पवार के खेमे में पहुंच गए हैं। अजीत गुट के जो विधायक थे वो पहुंच गए हैं शरद पवार के खेमे में। अजीत गुट की बैठक इस वक्त शुरू भी हो गई है, जो बैठक बुलाई गई थी वो बैठक शुरू भी हो गई है। तो कुल मिलाकर जो भी अपडेट्स है हम जानने की कोशिश करेंगे, आज इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, मेहमानों से तारुफ अब से कुछ देर के बाद आपसे कराएंगे। लेकिन शुरुआत दरअसल हम करते हैं हमारे सहयोगी के साथ। हमारे सहयोगी हकीम देशमुख इस वक्त महाराष्ट्र से ही जुड़ गए हैं, सियासत पर नजर रखे हुए हैं महाराष्ट्र की। हकीम देशमुख, जरा समझाइए कि इस वक्त क्या चल रहा है। खबर है कि अजीत गुट की तो बैठक शुरू हो गई है, लेकिन कितने विधायक पहुंच रहे हैं वहां पर, क्या अभी क्लियरिटी है? शरद पवार की जो मीटिंग चलेगी वहां पर कितने विधायक पहुंच रहे हैं, क्या अभी वहां की सुगबुगाहट देखने को मिली है? ये जरा क्लियर कीजिए। देखिए, अभी भी जैसे ही जो है वो शरद पवार के गुट से अलग हुए, काफी विधायकों का समर्थन उन्हें है, इस तरीके की बातें लगातार उनके द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं के और जो मंत्री बने हैं ना उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन आंकड़ा जो है अभी तक नहीं बताया गया था। अब आंकड़ा क्लियर होता नजर आ रहा है। अजीत पवार के द्वारा कहा जा रहा है कि 40 प्लस जो है वो विधायक उनके गुट में है। और जिस तरीके से बात शरद पवार की करते हैं तो शरद पवार जो है वो 13 लोगों को, 13 विधायकों को जो है वो उनके साथ है। लेकिन जो स्थिति है वो अस्पष्ट होगी, क्योंकि दोनों ही दलों की बैठक आज होने जा रही है। जो में जो है वो अजीत पवार बैठक ले रहे हैं विधायकों को और कार्यकर्ताओं को लेकर के। और वही जो चौहान सेंटर है, भारतीय चौहान सेंटर में शरद पवार बैठक लेंगे, तो पता चलेगा कि किसके साथ कितने विधायक। ठीक है, देखिए 11 बजे तो एमईटी कॉलेज में अजीत पवार की मीटिंग शुरू हो गई है। अब से कुछ देर के बाद तकरीबन 1 बजे शरद पवार भी मीटिंग करना शुरू कर देंगे। लेकिन इस समय 2 मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। हकीम देशमुख के अलावा मुन्ना खान साहब हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। स्वागत है आपका मुन्ना खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। और आशीष साहब हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आशीष जी हमें ज्वाइन करने के लिए। और सबसे पहले आशीष जी आपके पास ही आ रहा हूं, जरा बताइए मुझे कि क्या चल रहा है इस वक्त महाराष्ट्र के भीतर, क्योंकि अजीत पवार जो
सरकार में दाखिल तो हो गए, लेकिन अभी खबर ये निकलकर सामने आई, जब मीटिंग शुरू हुई उससे पहले ही दो जो विधायक हैं उन्होंने पाला ही बदल लिया, शरद पवार खेमे में चले गए। अब्दुल नबी हसन जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, हम सबने गाना तो सुना हुआ है ना, वो बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा क्यों भतीजा। तो अभी ये चाचा भतीजा की आपस की लड़ाई है, इसमें वैसे तो हमारा बोलना बनता नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने अपना पक्ष रखने के लिए हमें आज न्योता दिया है, तो इसलिए हम अपना पक्ष रखेंगे। और हमारा पक्ष ये है कि इसमें हमारा कोई पक्ष ही नहीं है, हम तो ब्रॉड माइंडेड पार्टी हैं, पूरे दिल से सबका स्वागत करते हैं। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहे उसका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी मोदी जी के नेतृत्व में 2024 की लड़ाई लड़ना चाहे उसका स्वागत है। जो भी देश भर में भगवा लहराना चाहे उसका स्वागत है। और जो भी इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी की मुहिम में कंधे से कंधा और हाथ से हाथ मिलाना चाहे उसका स्वागत है। आज अजीत जी आए हैं, हो सकता है कल शरद जी भी आ जाए, हम तो बड़े दिल से सबका स्वागत कर रहे हैं। हमारा तो इसमें कोई पक्ष विपक्ष है नहीं, क्योंकि हम देखिए, हमने आपका पक्ष नहीं है, फिर ये मरोड़ा हो तो हमारी कोई गलती हो, आपका पक्ष नहीं है, फिर भी सभी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तगड़ी रणनीति चला दी और पूरा खेमा ही कर लिया, अजीत पवार को अपने पक्ष में कर लिया। मुन्ना खान साहब, आवाज आ रही है आपको? क्योंकि कुछ टेक्निकली फॉल्ट की वजह से शायद आपको आवाज नहीं पहुंच रही। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं अभी आशीष साहब के पास ही आ रहा हूं। और अब से कुछ देर पहले शरद पवार साहब के साहिबजादे हैं रोहित पवार साहब, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और जो चुनाव 2024 का जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे 2024 से पहले ही 2023 में ही चुनाव हो जाएंगे, महाराष्ट्र में भी हो जाएंगे और गठबंधन की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार दिया जाएगा। देखिए क्या है, आपने सुना होगा, मैं माध्यम से बात करता हूं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अभी क्या उनके हाथ में कुछ बचा नहीं। अब बेचारे जो इतनी शानदार पार्टी चलाते थे और महाराष्ट्र में राजनीति के चाणक्य के रूप में जाने जाते थे, उनके पांव तले जमीन खिसक गई। उनको मालूम ही नहीं चला कि कब उनका इतना विश्वसनीय छोटा भाई भतीजा जो भी कह लीजिए उनके हाथ से फिसल गया। और न सिर्फ फिसल गया, उसने पार्टी छोड़ी नहीं, उसने तो पार्टी तोड़ी दी। अब वही हालत होने वाली है शायद जो उद्धव कैंप की हुई थी। अब हो सकता है आगे आगे ना इनके पास सिंबल रहे, ना पार्टी का नाम रहे। अब ये इनकी आपस की अंदरूनी लड़ाई है। जो एनसीपी बनेगा इन दोनों में से, अगर वो हमारे साथ जुड़ेगा तो हमारी तरफ से तो स्वागत है भाई साहब। अच्छा, भले ही वो भ्रष्टाचारी जिनको आप कह रहे हो, भले ही पहले आप कह रहे हो कि अरे इन पर तो भ्रष्टाचार के आरोप है, इनको तो जेल डाल देना चाहिए, इनको तो इन पर तो रेड करनी चाहिए, भले ही आप ये कहते हो, लेकिन अब अगर आपकी पार्टी में आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, खुले दिल से स्वागत है जी। उसमें क्या है, ये दो बातें अलग अलग हैं। एक तो भ्रष्टाचारी होना या ना होना, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको ये नहीं कहा कि वो भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है। हाँ। वो कहने का हक किसको है? देवेंद्र फडणवीस का बयान आपने सुना नहीं, फिर आपने ईडी है, इस समय देखिए, ये सब आशीष साहब, आरोप आशीष साहब, राजनीति का 2019 का बयान था देवेंद्र फडणवीस का, अगर मैं सही हूं तो। और इस समय आप अगर सोशल मीडिया, तो हर कोई स्क्रॉल करते ही रहता है, इस समय आप ट्विटर पर जाएंगे, सोशल मीडिया देखेंगे, वहां पर आपको बयान बखूबी दिख जाएगा। अदरवाइज आप भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, वहां पर भी आपको देवेंद्र फडणवीस का वो बयान 2019 का दिख जाएगा, जहां पर वो अजीत पवार को लेकर बोलते हुए नजर आ रहे थे और भ्रष्टाचारियों में उनका शुमार किया था। और आप कह रहे हैं कि उन्होंने कभी किसी ने बोला ही नहीं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा आपको कि हमने कभी ये सर्टिफिकेट नहीं दिया कि वो भ्रष्टाचारी हैं या नहीं। आरोप प्रत्यारोप लगाना विपक्षी पार्टियों का काम है, वो सभी करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन आरोप सिद्ध करना या ना करना, या वो डिक्लेयर करना, वो ईडी सीबीआई जांच एजेंसी का काम है। और वो भले ही हमारे पास आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जांच एजेंसी अपना काम नहीं करेगी। जांच एजेंसी अपना काम करेंगी। आरोपी पाए जाएंगे, दोषी पाए जाएंगे, तो डेफिनेटली जैसे राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, किसी की भी हो सकती है। न्याय सबके लिए एक जैसा है। राहुल गांधी जी की तरह वो रोएंगे नहीं, सबके लिए एक जैसा है, लेकिन वही अगर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लेगा तो शायद कुछ अलग हो जाता है। बहरहाल मैं आ रहा हूं आपके पास, आशीष साहब आ रहा हूं, मुन्ना खान साहब आ रहा हूं, आशीष साहब आ रहा हूं। मुन्ना खान साहब, क्या चल रहा है ये महाराष्ट्र के भीतर?
नहीं, आवाज नहीं पहुंच रही शायद। हाँ, पहुंच। आज दिख रहा है कि किस सरकार आज तानाशाही पे उतरी हुई है और इनके ही नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जब विरोध और विरोधियों को सत्ताधारी सरकार के द्वारा अत्याचार होना शुरू हो जाए तो आप सब कहीं न कहीं सहसा का उदय हो चुका है, कहीं कहीं जो तानाशाह का उदय हो चुका है। ये देखने वाली बात है कि तानाशाही ये देश की सरकार है, देश की चला रही है। आज युवाओं की आवाज दवाई जा रही, किसान की आवाज दवाई जा रही, व्यापारियों की आवाज दवाई जा रही। मुन्ना खान साहब, आप ईयरफोन लगा लीजिए तो बेहतर रहेगा। मुन्ना खान साहब, ईयरफोन लगा लीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि आवाज उससे ज्यादा क्लियर आएगी। अभी आप आवाज आपकी इको कर रही है। ठीक है। हकीम जरा बताइए मुझे, क्या 1 बजे जब नरीमन पॉइंट पर शरद पवार की मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में कितने विधायकों के पहुंचने की उम्मीद है? क्या अभी कुछ क्लियरिटी हुई है? शरद पवार गुट की ओर से कोई बयान सामने आया है क्या? कौन कौन उनके पास आने वाला है? और अजीत के गुट से कितने वाले आने वाले हैं? क्योंकि 2 तो टूट गए अभी। दोनों भी पक्षों की जो है जैसे कह सकते हैं, उनकी जो बैठकें अलग अलग जगह पर हो रही है। अजित पवार के साथ कितने लोग हैं, शरद पवार के साथ कितने लोग हैं, कंफ्यूजन में कितने लोग हैं और कितने लोग किसे सपोर्ट करना चाहते थे। लेकिन अब क्या करें, ऐसी जो दुविधा स्थिति वाले जो लोग हैं वो आज अजित पवार के खेमे में जाते हैं या शरद पवार के खेमे में जाते हैं, ये पूरा क्लियर होगा। क्योंकि शरद पवार ने जो है वो पूरे तरीके से ऐलान कर दिया कि वहां पर जाकर के जो है वो अपनी बदगत को मत करे। शरद पवार ने कहा कि हमारे साथ रहिए ताकि आने वाले कल के लिए आप जो है वो खुद में नेता को देखे, आने वाले कल में जो है वो आप खुद में विधायक को देखे। क्योंकि जिस तरीके से अजित पवार के साथ जो लोग गए हैं, कहीं न कहीं उनकी हालत भी शिवसेना के शिंदे गुट के जैसी हो सकती है। इस तरीके के बयान कल जो है वो शरद पवार ने दिए। उन्होंने खुद कहा, सुप्रिया सुले ने भी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान दिया है कि आज हमने बैठक ली है और ये आपके लिए मौका है, आप आइए और आप अगर नहीं आते हैं तो फिर आप पर कार्रवाई की जाएगी। मुन्ना खान साहब, आवाज आपको मिल रही है प्रॉपर? आप मुझे बताइए जरा, विपक्ष कितना एकजुट नजर आ रहा है? क्योंकि ये तो उसी समय से शुरू हो गया था बयान, जब आप लोग एक साथ नजर आ रहे थे और उसके बाद एक एक करके आप बिछड़ते नजर आए और उसके बाद कांग्रेस अपना ही राग अलापती नजर आई कि भैया हमें तो नेता प्रतिपक्ष चाहिए, मतलब अपने आप को बड़ी पार्टी बता रहे हैं, भैया हमारे पास तो 44 है, हम तो सबसे बड़ी पार्टी हो गए, हमें नेता प्रतिपक्ष दे दो, आपका जो चल रहा है आप देखो। तो ये एकजुटता है क्या अभी विपक्ष में या नहीं है? देखिए नबी हसन साहब, विपक्ष में एकजुटता है, क्योंकि ये एनसीपी जो है वो अजित पवार नहीं है, एनसीपी शरद पवार है। और अजित पवार के जाने से मैं समझता हूँ पार्टी में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं। दूसरी बात, 24 घंटे में नहीं बीते, आपने सुना होगा किस तरीके की बातें बाहर आ रही है। कई एमएलए एमपी है किसकी, अजित पवार की या शरद पवार की? अब जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो शरद पवार ने खुले शब्दों में कहा है कि जब 5 विधायक थे तब भी मैंने संघर्ष की, उस टाइम भी हमारे साथ ये सीन हुआ, ये हादसा हुआ और आज भी हुआ। तो मैं पूरे महाराष्ट्र में जाकर के जनता से संवाद करूंगा और दोबारा से पार्टी को खड़ी करने का काम करूंगा। एक बात। दूसरी बात, ये विश्वासघात की जो बात है, एक तो एक है। दूसरी बात, ये जिस तरीके से बीजेपी आज एटेचुअल लेकर रोडों पे घूमते हैं, जिस तरह से इनके ईडी सीबीआई लोगों के दफ्तरों पे छापे मारते हैं, लोगों के अभी मुशर्रफ हसन है, उसके चीनी मिल पे 14 बार ईडी के रेड पड़े, 14 बार। जो अजित पवार के लड़के हैं उनके ऑफिस को बंद किया गया, उन्हें धमकाया गया, बाजार पे धमकी मिलती है। आप ये देखिए, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। उससे 2 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री शहडोल में मध्य प्रदेश में साफ शब्दों में कहा कि मित्रों, सहकारी बैंक घोटाला, सिंचाई घोटाला, खनन घोटाला एवं प्रकार से 70,000 करोड़ का घोटाला है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से, तो क्या अब ईडी का समन अजित पवार पे नहीं जाएगा, हसन मुशर्रफ पे नहीं जाएगा, छगन भुजबल पे नहीं जाएगा? क्या वो दूध से धुले हो गए? वो तो आशीष जी कह रहे हैं कि अगर वो जांच का विषय है वो तो जांच होगी, जिस भी तरीके से होगी। बहरहाल एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। मुन्ना खान साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे। मैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आ रहा हूं आप लोगों के बीच और इन्हीं सवालों को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहा है।
का देखिए, अभी इस वक्त अजीत पवार गुट की बैठक चल रही है। अभी माना जा रहा है कि 3 से 4 विधायक अजीत पवार की बैठक में शामिल हैं और आज ही ये तय होना है, क्योंकि इसके बाद शरद पवार भी एक मीटिंग करने वाले हैं, वहां पर भी वो भी अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं और आज ही ये तय होगा कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत में असली चाणक्य कौन है एनसीपी का। क्योंकि कहा यही जाता है कि शरद पवार एक बड़े चाणक्य के रूप में सामने आते, एक बड़े चाणक्य माने जाते हैं, रणनीति के तौर पर माने जाते हैं और यही कारण है कि जब इससे पहले बगावत अजीत पवार ने की थी और उस वक्त 48 घंटे के भीतर भीतर शरद पवार ने सब कुछ सुलझा लिया था मामला। लेकिन इस बार थोड़ी सी टेढ़ी खीर नजर आ रही है। इस बार बाकायदा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, अब शक्ति प्रदर्शन का जिक्र हो रहा है। शक्ति प्रदर्शन को लेकर अब मीटिंग चल रही है, अजीत पवार गुट की मीटिंग चल रही है। हालांकि उससे पहले 2 विधायकों ने जरूर उनसे किनारा अजीत पवार से कर लिया और शरद गुट में जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि आज की तारीख में यह क्लियर हो जाना है कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत में आगे क्या होना है। बहरहाल 2 मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एनसीपी से भी हमारे साथ राम बाबू यादव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनसीपी से। राम बाबू यादव साहब, जरा बताइए कि क्या चल रहा है इस वक्त एनसीपी के भीतर। सर जी, हमारा जो कर्नाटक एनसीपी का, मैं जनरल सेक्रेटरी रामभाऊ यादव। सर, हमारा जो भी कर्नाटक स्टेट में जितनी भी हमारी एनसीपी के जो पदाधिकारी, जो तालुका अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जो है, वो टोटली हम पवार साहब के साथ है। अच्छा, हाँ जी, पवार साहब के साथ ही आप। चलिए ठीक है, पवार साहब के साथ आप हैं, लेकिन महाराष्ट्र की एनसीपी का अगर जिक्र करें तो वहां से क्या कुछ बातचीत हुई है आपकी? महाराष्ट्र में जो विधायक हैं, एमएलसी हैं या फिर शरद पवार साहब के साथ कौन कौन है, उनमें से किसी से बात हुई है आपकी या नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो किसी से बात नहीं हुई, मगर सभी भी जो बोल रहे हैं कि पवार साहब के साथ हम है। कितने लोग होंगे पवार साहब के साथ? सर, अभी डिटेल आंकड़ा नहीं बता सकेंगे। अभी एक बजे तक उसका डिटेल मालूम पड़ेगा। हम कर्नाटक से कई जो पदाधिकारी है आज मुंबई आ गए हम। आप अभी इस समय कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ही हैं? हाँ, महाराष्ट्र गया हूँ सर। इस समय आप महाराष्ट्र में ही हैं? हाँ, महाराष्ट्र में हूँ। अच्छा, तो 1 बजे आप नरीमन पॉइंट पहुंच रहे हैं शरद पवार साहब के साथ? हाँ जी, हाँ जी। तो अजीत पवार साहब के साथ कौन कौन है अभी? कुछ इसका आइडिया आपके पास, कोई इन्फॉर्मेशन जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहें अपने? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं दे सकता हूं, मगर कर्नाटक का जो एनसीपी की जो टीम है, जो हमारी जो टोटल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेके जो एनसीपी के जितने भी पदाधिकारी कर्नाटक स्टेट से है, हम सभी पवार साहब के पास जा रहे हैं। चलिए, आप शरद पवार साहब के पास जा रहे हैं। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, मैं आऊंगा। मुन्ना खान साहब, देखिए, शरद पवार के साथ हैं लोग, लेकिन बावजूद उसके टूट हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता आखिर ये एकाएक हो क्या गया। एकदम से खबर आती है कि अजीत पवार राजभवन पहुंच रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसके बाद एकाएक उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और सब देखते ही रह जाते हैं। ये विपक्ष में क्या चल रहा है? ये अंदर खाने क्या है? आप ये 2024 से पहले अगर इस तरह की फूट, इस तरह की टूट होगी तो कैसे विपक्ष लड़ेगा? कैसे एकजुटता का जो दम भर रहा है उससे लड़ाई हो पाएगी? इससे विपक्ष की ताकत को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये एनसीपी के अंदरूनी मसले हैं। दूसरी बात, जो विपक्ष है उनके सहयोगी दल अजीत पवार जी नहीं है, शरद पवार जी, और एनसीपी शरद पवार, एनसीपी अजीत पवार नहीं है, समझना होगा नवीन जी। दूसरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, अब तो आज यही तो फैसला होना है। अभी तक तो एनसीपी शरद पवार ही हैं और रहे थे अभी तक, और ये एनसीपी वाले भी मानते हैं। लेकिन अब मामला तो यही फंस गया है ना। अजीत पवार, अभी मीटिंग जो चल रही है वो इसी बात की तो चल रही है कि भैया हम बड़े, और माना जा रहा है कि वो तो एनसीपी के सिंबल को लेकर भी चुनाव आयोग जाने वाले हैं अजीत पवार। तो यही तो झगड़ा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि भैया एनसीपी शरद पवार है, तो कैसे इस बात को यकीन कर लिया जाए? यकीन इसलिए किया जाए क्योंकि पूरे महाराष्ट्र की जनता जो स्नेह और प्यार शरद पवार को देती आई है 25 साल से लगातार, वो आपको दिख जाएगा। दूसरी बात, कई ऐसे विधायक, एमएलए, एमपी और एमएलसी हैं जिनके द्वारा ट्वीट ये कहा गया कि हम शरद पवार के साथ हैं। तो ये आज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
आधे एक घंटे की बात है, पूरी की पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। आपको मुन्ना दिख खान जाएगा साहब कि शरद पवार के सपोर्ट में कितने लोग हैं और अजीत पवार जो जिन्होंने शरद पवार के साथ धोखा किया उनके साथ कितने लोग हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है वो अब ये सिद्ध होता दिख रहा है। जिस तरीके से शरद पवार ने कहा कि 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खरीद फरोख्त हो रही है, दूसरे दलों के नेताओं को। आशीष साहब आइए जरा, क्या कह रहे हैं? जी सर, मैं इतना सा सिर्फ कहना चाहता हूं कि जब भी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान साहब कहते हैं कि एनसीपी शरद पवार, तो मुझे इनकी बात पे बिल्कुल हैरानी नहीं होती, क्योंकि ये उसी पार्टी के नेता हैं जो कहा करते थे इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। फिर इन्होंने कहना शुरू किया कांग्रेस इज कंट्री एंड कंट्री इज कांग्रेस। तो आज ये अगर एनसीपी शरद एंड शरद इज एनसीपी कहे तो कोई हैरानी की बात नहीं, जबकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के एकदम विरुद्ध है। क्योंकि जब पार्टी है, पार्टी किससे बनी है? लेजिस्लेटर से बनी है। और अगर 53 में से 40 लेजिस्लेटर ये रिटर्न में दे देते हैं कि भाई हमारे नेता अजीत पवार हैं, तो एनसीपी इज अजीत पवार, इट इज नॉट शरद पवार एनीमोर। ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से ही कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ है। मुन्ना खान साहब, ये देखिए आशीष साहब की जो बात है उसमें थोड़ा दम एनसीपी का भी बेड़ा गर्क हो रहा है। हाँ मुन्ना खान साहब, आशीष साहब की बात में दम इसलिए क्योंकि राजनीति आंकड़ों का खेल होता है, जिसके पास आंकड़ा है वो मजबूत है। और अभी जो आंकड़ा, मैं अपनी बात अभी खत्म नहीं किया, मैंने मेरी भी बात खत्म होने दे, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। बोलिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप बार बार शरद पवार जी को चाणक्य बोल रहे हैं पॉलिटिक्स का, तो मैं आपसे और आपके माध्यम से आपके व्यूअर से पूछना चाहता हूं, चाणक्य वो होता है जो चेस का खिलाड़ी हो, जिसको आने वाली चाल के बारे में भी पता चल जाए। यहां तो दुनिया जानती थी अजीत पवार जी की आहट हो रही है, लेकिन वो आंख बंद करके बैठे रहे, जानबूझ के या बेध्यानी में, इसका जवाब वो ही देंगे। फडणवीस जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि भाई हमें और अजीत को इकट्ठी गवर्नमेंट बनानी थी, तब जाके शरद पवार जी कहते हैं हाँ हमारी अंदर खाते बीजेपी से बात तो चल रही थी, वो सोए रहते हैं। और उसके बाद जब इतने दिन से इनकी अगर कोई ये इनको पता ही नहीं चलता कि इनका इतना विश्वसनीय साथी कब जाके किससे मिल रहा है, कब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की प्रोपोजिशन एक्सेप्ट कर रहा है, कब जाके अपने साथ गिने चुने हुए कौन 8 लोगों को शपथ दिलवा रहा है, तो काहे के चाणक्य हुए। और दूसरी बात, जिस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी सुनील तटकरे जी, जो कि महाराष्ट्र का एनसीपी चीफ थे, उनको भी हटा देना पड़ा, और प्रफुल्ल पटेल जी जो कि सांसद थे और वर्किंग प्रेसिडेंट थे, उनको भी हटा देना पड़ा। जो पार्टी अपने वर्किंग प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को हटाने पे मजबूर हो जाए, वो किस तरह के ढांचे पे चल रही है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसकी क्या अंदर से क्या उसके पास इनपुट्स आ रही हैं, कितनी सक्रिय है। आप नहीं देखिए आशीष साहब, मैं आप इन बातों का जो जिक्र कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन घूम फिर के एक बात हर किसी के जहन में आती है कि आखिर ऐसा भारतीय जनता पार्टी में क्या है जिन पर पहले जांच चल रही होती है सीबीआई की या फिर ईडी की जांच चल रही होती है, भारतीय जनता पार्टी में अगर नहीं होते हैं तब जांच बाखूबी बड़ी तेज तेज चल रही होती है। अगर जैसे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लें तो जांचें खत्म, पूरी तरीके से वो क्लियर हो जाते, साफ सुथरे हो जाते। बिल्कुल नहीं, मैंने यही आपसे पहले भी खंडन किया। ऐसा ही एक विरोध प्रदर्शन लेके ईडी और सीबीआई के मिसयूज को लेके 19 पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको मुंह की खानी पड़ी जाके, जब उन्होंने कह दिया ईडी सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं और इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। देखिए, ना तो आप ईडी सीबीआई पे इतबार करें, ना आप जुडिशरी पे इतबार करें, ना आप ईवीएम पे इतबार करें। ये जो इनकी सोच है ना, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, जब ये कर्नाटका में जीत जाते हैं तो ये ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते, लेकिन अगर ये बाकी जगह हार जाते हैं तो ये ईवीएम पे सवाल उठाने लगते हैं। इस तरह से नहीं चलती है डेमोक्रेसी कि आपके मनपसंद फैसला आ जाए तो जुडिशरी ठीक, आपका मनपसंद फैसला ना आए तो जुडिशरी पपेट है बुद्ध के हाथ में। आज आप इनके पक्ष की बात करें तो ये कहते हैं, पक्ष की बात ना करें तो ये आपको भी गोदी मीडिया कह देंगे। ये तो इनकी सोच है कि जब आप ही लोग यही कह रहे हैं कि तो भाई जो लोग में खड़ा कर देते हैं, जिन पर आरोप लगे होते हैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। अजीत पवार को भी आप उसी कैटेगरी में डाल रहे हैं आप? हम नहीं कहते, ये पूरा देश कह रहा है, सभी दल कह रहे हैं। जिस तरीके से
मैं बता दे रहा इनको हूँ। कोई ना कोई शुभेंदु गलती अधिकारी पे आरोप लगे, इनको इस समय उनकी विपक्ष वीडियो को एक साथ जोड़ने का जो बाहर प्रयास है। ठीक है, आपने आशीष साहब आ रहा हूं, आशीष साहब आ रहा हूं। देश के गृह मंत्री ने ये बात कहा, लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये देखा जा रहा है। दूसरी तरफ जो बंगाल में है, बंगाल के अंदर आपने देखा किस तरीके से घोटालों में उनके नाम आए शुभेंदु अधिकारी के। हेमंत बिश्व शर्मा है जो आप अभी आसाम के मुख्यमंत्री, उनकी सीढ़ी बाहर आई, घपले के चार्ज लगे, लेकिन सरकार जांच नहीं करा रही। क्यों से पता है किरीट सोमैया पे 3200 करोड़ रुपए घपले के इल्जाम लगे, भ्रष्टाचार हुआ 3200 करोड़ का नहीं हुआ। रेड्डी ब्रदर्स पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बेलारी ब्रदर्स पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, येदियुरप्पा पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो क्या ये निष्पक्ष जांच भारतीय जनता पार्टी करवाएगी? नहीं करवाएगी। कर्नाटक में एमएलए के घर, बेटे के घर से 8 करोड़ रुपए कैश मिलते हैं, क्या उस पर जांच हुई? बीजेपी के एक नेता जो 2 करोड़ रुपए मांग रहे थे, इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड नोट को उन्होंने लिखा कि 2 करोड़ रिश्वत न देने पाने की वजह से मैं अपनी आत्महत्या कर रहा हूँ, क्या उस पर जांच होगी? तो कई ऐसे सवाल है। नबी हसन जी, इनके वक्त थोड़े अच्छे चल रहे, तो इन बातों से अब ये जो कह ले तो माना कि तो कयामत तक, पर कयामत तक तो नहीं। तो ये बातें ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। 2-4-6 महीने चुनाव को बचे, अब जनता इसे जवाब देगी कि किस तरीके से। चलिए, राम बाबू साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनसीपी कर्नाटक से हैं और इस समय महाराष्ट्र के भीतर है, शरद गुट के माने जाते हैं, कह रहे हैं कि शरद पवार की मीटिंग में पहुंचेंगे 1 बजे। राम बाबू साहब ये बात बताइए, शरद पवार की मीटिंग में तो आप पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले जो टूट हो गई है ये इतनी ज्यादा बिखर गई है, आपको लगता है कि अब एनसीपी एकजुट हो पाएगी? अब एनसीपी पूरी तरीके से मजबूत हो पाएगी? टोटली एनसीपी जो है पवार साहब की पार्टी है, पवार साहब के साथ टोटली सहानुभूति है और पवार साहब के साथ ही रहेंगे। नहीं सर जी, नहीं, आप अगर शरद पवार के साथ हैं तो आप ये बोलेंगे ही। तो अजीत पवार साहब क्यों बगावत करके चले गए? अगर शरद पवार की ही पार्टी है तो, और शरद पवार के साथ ही रहना है। सर जी, जो अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट के जो षड्यंत्र चल रहे सो है, जो जिसके पीछे ईडी, जो भ्रष्टाचार, जो संचन घोटाला जो बोल के उन लोगों को जो इलेक्शन के माहौल से पहले ये तोड़ने की राजनीति बीजेपी कर रही है। सर, भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, तो टूट तो आप रहे ना, ये आपकी खुद की ख्वाहिश है। अजीत पवार की जो शरद पवार नहीं बचा पाए उनको, कुछ ऐसा ही होगा, तभी तो वो चले गए वहां से। नहीं, वैसी बात नहीं है। जो देखिए सर, हर अभी देखो शिवसेना का भी वही हाल करके जो जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, बाकी प्रतिभाशाली लोगों को नीचे कर रहे हैं। वो अंध प्यार है जो कांग्रेस में भी है, वही अंध प्यार है जो एनसीपी में भी है। ये उस अंध प्यार का नतीजा है कि मेरी विरासत मेरा बेटा या मेरी बेटी को मिले, चाहे वो काबिल हो या ना हो, बस इसकी लड़ाई है। इसके चक्कर में जो प्रतिभाशाली विरासत की लड़ाई है भाऊ साहब, राम भाऊ साहब, विरासत की लड़ाई है, परिवारवाद की लड़ाई है, परिवार को ही आगे बढ़ाना है। वो एनसीपी हो, कांग्रेस हो या फिर तमाम दल हो, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का वो बात करने का ढंग अलग है, मगर हमारी जो पवार साहब ने जितनी रणनीति है, जो पवार साहब का जो विचारधारा है, बहुजन लोगों को जो विचारधाराओं के ऊपर जो पवार साहब ने जो पार्टी चलाते हैं, पवार साहब के साथ ही आज सभी जन है। सर, सभी जन अगर पवार साहब के साथ होते तो अजीत पवार 40 लोगों के दम क्यों भरते कि 40 लोग उनके साथ हैं? नहीं सर, अभी 40 लोग वो बोलते हैं, अभी एक्चुअली मालूम पड़ेगा ना सर, 1 बजे के बाद ही मालूम पड़ेगा क्या हालत है। एग्जैक्टली 1 बजे के बाद और ज्यादा तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। अभी जो भी बातें कही जा रही हैं, अभी तो बहरहाल सब आंकड़ों का खेल है, और अभी यही कहा जा रहा है कि हमारे पास इतने हैं, हमारे पास इतने हैं, और यही वजह है कि अभी शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन आशीष साहब, ये बात तो मानी जाएगी ना जो राम भाऊ साहब कह रहे हैं। राम भाऊ साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है सब कुछ। तो सर, मैं सिर्फ आपसे एक बात कह रहा हूं, जिन लोगों को अभी भी आंकड़ों पे डाउट है, मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई आता है और भारतीय जनता पार्टी उसको डिप्टी सीएम बना देती है, तो क्या वो अपना होमवर्क नहीं किया होगा कि असल में इसके साथ कितने लोग हैं, कितनों का समर्थन है? क्या लगता है आपको, ये कोई लूडो का खेल चल रहा है क्या? लेकिन किसी ने आके कहा मुझे डिप्टी सीएम बना दो और उसको डिप्टी सीएम यूं ही बना दिया क्या? अब तो ये भी सियासी गलियारों में हलचल है, या फिर यूं कह लीजिए कि सुगबुगाहट है कि
अब शिंदे साहब का भी खेल बिगड़ने वाला है, शिंदे साहब को किनारा कर देंगे आप तो उनका काम हो गया। ना 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 ना, ये सिर्फ कुछ ऐसे लोगों ने भ्रांति फैलाने का काम किया है जिनको महाराष्ट्र का विकास आगे अच्छा नहीं लग रहा और जिनको पता है कि अब आगे हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है, हमारे वजूद की लड़ाई है। इसलिए नवाब मलिक और उस जैसे संजय राउत जैसे कुछ ऐसे साथी हैं जो जबरदस्ती वो 1000 बूंद पानी में 1-2 बूंद काली स्याही के डाल के उसका रंग छुड़वाना चाहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी हकीकत नहीं है। इस तरह की कहानियां, राजनीतिक कहानियां और लोटपोट की कहानियां चुनावी माहौल में खूब आती नहीं, तो ऐसा तो नहीं होगा कुछ दिन के बाद हमें, आशीष साहब ऐसा तो नहीं होगा अब हम देखेंगे कि कुछ दिन के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस ले रहे हो? ना ना, मतलब ही नहीं। देवेंद्र फडणवीस तो पहले भी ले सकते थे और एकनाथ शिंदे जी ने भी कभी उनसे नहीं कहा कि आप हमें बनाइए। ये दोनों का आपस में इंटरनल अरेंजमेंट था, ये पावर की लड़ाई नहीं थी, ये मान सम्मान आशीष साहब की यही बात तो है, थी। एक दोनों एनसीपी के दूसरे को चाणक्य मान हैं सम्मान शरद दे रहे पवार, थे। एक भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं शाह साहब, तो ये भी तो है ना, आप रणनीति कुछ ऐसी बनाई। नहीं, मैंने तो अभी शरद पवार जी की मैंने आपको चाणक्य नीति समझा दी कि अगर वो चाणक्य होते तो उनके पैर तले कैसे सब निकल जाता। अजीत पवार जी कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले लेते और उन्हें पता भी ना चलता और इतनी बड़ी चोट लगानी पड़ती कि अपने वर्किंग प्रेसिडेंट और अपने जनरल सेक्रेटरी को निकालना पड़ता। 53 में से 40 लोग टूट जाएं और वो कहे मुझे पता भी नहीं चलता। मैं अभी 43 मिनट पहले सुप्रिया सुले जी का आया है, मैं वो पढ़ रहा था, वो कह रही है कि जिस दिन ये डिसीजन हुआ अजीत पवार का, मैं उनके घर पे थी, मैं उनसे बात कर रही थी और बड़े अच्छे से बात हो रही थी और बात करते करते कुछ विधायक आए तो मुझे लगा कि शायद वो इनसे मिलने आए हैं, मुझे क्या पता कि ये सब चल रहा है। अरे भैया, आप राजनीतिक पार्टी चला रहे हो और अगर आपको इतना ही नहीं पता, और पॉलिटिक्स को हिंदी में कहते हैं राजनीति, और राजनीति का संधि विच्छेद होता है राज जमा नीति, यानी राज करने की नीति बनाने को राजनीति कहते हैं। जिसको इतना भी नहीं पता वो क्या खान साहब, आप लोगों को इतना ही नहीं पता राजनीति क्या होती है। जरूरी है, अब भारतीय जनता पार्टी से राजनीति सीखनी पड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सही कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे राजनीति सीखनी पड़ेगी। मित्र, हमारे सरकार एक राजनीति होती क्या है वो आपको पता लग जाएगा। जिस तरीके से अभी आप राजनीति बार बार कह रहे हो, तो राजनीति कांग्रेस को अपना सिखा। वो दिन भी ना भूले कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी और किस तरीके से विकास की बात करती थी, कभी भी भावनाओं की बात की नहीं गई, बदले की राजनीति कभी नहीं थी। लेकिन आज की सरकार, जो सत्ताधारी सरकार है, आज वो बदले की भावना से राजनीति कर रही है। आज ये शाह और शहनशाह की जो जोड़ी है वो पूरे देश पे आज कोहराम मचा रही है। इन्हीं के पूर्व नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, जो अपने देश का नहीं, विरोध और विरोधियों की जब सत्ताधारी सरकार के द्वारा एक और आशीष साहब एक अभी अपडेट में ये देख रहा हूं कि भैया, जो मैं शिंदे साहब का जिक्र कर रहा था कि उनको किनारा कर देंगे, उनके ही एक नेता हैं संजय सिरसाट साहब, वो कह रहे हैं कि भाई राजनीति में जब हमारे प्रतिनिधि हमारे साथ आना चाहते हैं और उन्हें हम शामिल करना पड़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने यही किया है और ये सही नहीं किया है। इससे हमारे कई नेता, यानी कि शिंदे गुट के कई नेता नाराज है। तो बेचैनी तो शिंदे गुट में हो गई है ना, अब उनको कैसे संभालेंगे? जब भी किसी परिवार में कोई नया बच्चा भी आता है ना, तो कहीं ना कहीं कोई सुरसुराहट होती है, कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव होते हैं, कहीं ना कहीं कलह कलेश होता है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि यहाँ पे मतभेद हो कोई दिक्कत नहीं, मनभेद नहीं होने पाएंगे, क्योंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व बड़े आराम से उसको इतना सुलझा हुआ है कि इन चीजों को बड़े आराम से सुलझाने में समर्थ है। हाँ, ये कैसे, चिंता मत कीजिएगा। पहले जो महाराष्ट्र की सरकार थी 2 पहियों पे चल रही थी, जिसमें से एक फडणवीस साहब थे आने वाला और दूसरा शिंदे साहब थे, और अब उसमें हाँ। तीसरा पहिया पवार साहब का जुड़ने से अब ये और ज्यादा मजबूत और ज्यादा सक्षम सरकार बन गई है, जिसको कोई विपक्षी हिला नहीं पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तीन पहियों में एक पहिया पंक्चर निकल आए और वो अलग चला जाए कहीं निकल कर। बहरहाल वो भी ख्याल रखना पड़ेगा आशीष साहब, लगाने में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आशीष साहब उसका भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि
अभी से नजर आ रहा है कि स्क्रू थोड़े ढीले नजर आ रहे हैं, तीसरे पहिए के थोड़े से ढीले हो रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया आपका। ये पक्षियों की ख्वाहिश हो सकती है, सच्चाई नहीं, नहीं है। मैं शिंदे गुट साहब की जिक्र कर रहा हूं, उनके तमाम नेताओं का ये बयान जो सामने आया, उन्होंने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम को इस बात में हमने इत्तला कर दी है कि इसका हल निकालिए कि जिनके हम खिलाफ कभी हुआ करते थे आप उनको साथ में ले रहे हैं, तो ये किस तरह से लिया जा रहा है। बहरहाल ये तो आप जैसे कह रहे हैं कि बड़े नेता जो ओपरी नेता हैं वो लोग इसका हल निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। मुन्ना खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और भाऊ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।